तो दोस्तों आज हो गया 9 अक्टूबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। उनके बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार की शाम को उनके निधन के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी। 74 वर्षीय रामविलास पासवान पिछले कुछ महीने से बीमार चल रहे थे और एक अस्पताल में भर्ती थे। उनके पास केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय था। आपको बता दें कि रामविलास पासवान को भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक और बिहार के कद्दावर नेताओं में गिना जाता था। रामविलास पासवान 16वीं लोकसभा में बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और एनडीए की मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। 16वीं लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने बिहार के हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल हुई थी। हालांकि 17वीं लोकसभा में उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। उन्होंने 10 संसदीय चुनाव लड़े और हाजीपुर से लगातार 8 बार जीत हासिल की थी। आज की दूसरी बड़ी खबर, मुंबई पुलिस ने टीआरपी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 3 चैनलों के नाम उजागर किए हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम रिपब्लिक टीवी का है। ऐसे में रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी भी कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर से जब एक खास मीडिया संवाददाता ने पूछा कि क्या रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी होगी, तो उन्होंने साफ शब्दों में अपना जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी कर्मचारी हो, किसी भी पद पर हो, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2 छोटे चैनलों के मालिकों को अरेस्ट किया गया है। कोई व्यक्ति कितना भी ऊंचा हो, उससे पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक अन्य सवाल के जवाब में कमिश्नर ने कहा कि चैनल की टीआरपी किसी के घटने के कारण नहीं बढ़ी है, बल्कि इसे हेराफेरी करके बढ़ाया गया है। अगर इन 3 चैनलों के अलावा भी कोई शक के दायरे में आता है तो जांच की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय से समस्त विवरण शेयर किया जा रहा है। आज की तीसरी बड़ी खबर, महागठबंधन में पहले चरण के प्रत्याशियों की घोषणा के बाद दूसरे चरण की सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस भले ही इस मामले में पीछे हो, मगर राजद ने दूसरे चरण के प्रत्याशियों को भी सिंबल देना शुरू कर दिया है। पार्टी सूत्रों की माने तो बुधवार को कई प्रत्याशियों को सिंबल दिए गए हैं। खबर है कि राजद ने बरौली के मौजूदा विधायक नेमतुल्लाह के स्थान पर रियाजुल हक राजू को टिकट दिया है। वहीं हिलसा और फतुहा के मौजूदा विधायक पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। दूसरे चरण में राज्य के 94 सीटों पर चुनाव होना है। इन सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान होगा। यह चरण भी राजद के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2015 के विधानसभा चुनाव के नतीजे पर नजर डालें तो राजद ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 80 पर जीत हासिल की थी। इस जीत में दूसरे चरण में शामिल सीटों का बड़ा योगदान है। इस चरण के सीटों में से 31 पर राजद ने जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस ने 6 स्थानों पर जीत हासिल की थी। वहीं आपको बता दें कि राजद और कांग्रेस के बीच यह कवायद चल रही है कि किस सीट से कौन लड़ेगा। वहीं दूसरी ओर राजद ने ऐसी सीटों पर सिंबल देना शुरू कर दिया है जहां कोई विवाद नहीं है। आज की चौथी बड़ी खबर, उपेंद्र कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी ने बनाया नया फ्रंट। उपेंद्र कुशवाहा होंगे सीएम उम्मीदवार। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच राज्य में एक और फ्रंट की एंट्री हुई है जो एनडीए और महागठबंधन को चुनौती देगा। गुरुवार को आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नए फ्रंट का ऐलान किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने जानकारी दी है कि इस फ्रंट के संयोजक देवेंद्र यादव रहेंगे। इस फ्रंट का नाम ग्रेट डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट रखा गया है, जिसमें कुल 6 पार्टियां शामिल है। फ्रंट की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ही होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मीडिया के हमारे दोस्त आज आपने अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आप आए। पूरी तफसील से आप देवेंद्र प्रसाद यादव साहब ने पूरी तफसील, पूरी डिटेल आपको बता दी है और हमारी पार्टी के लिए भी ये बड़ी खुशी की बात है कि हम इस 6 पार्टी अलायंस का हिस्सा हैं। और जैसा कि अभी इस बात का भी अनाउंसमेंट और ऐलान किया गया कि जनाब कुशवाहा साहब इस समीकरण के इस अलायंस के चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहेंगे और हम अपनी तरफ से अपने पार्टी के हमारे जो जिम्मेदार हैं पूरी कोशिश करेंगे कि इस अलायंस के जहाँ जहाँ कैंडिडेट्स खड़े रहेंगे हम उसके लिए मेहनत करेंगे। हम बिहार की जनता से भी एक दरमंदाना अपील करेंगे कि वो हमको अपने आशीर्वाद से, अपनी दुआओं से, अपनी मोहब्बत से, अपने वोटों से नवाज कर बिहार में एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स को प्रमोट करें। क्योंकि 15 साल नीतीश कुमार बीजेपी के और 15 साल आरजेडी कांग्रेस के, इससे बिहार की गरीब जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन इंडिकेटर्स में बिहार बहुत पीछे हो चुका है। इसलिए ये बिहार के रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह का एक अलायंस यहाँ पर बना है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। मैं जनाब कुशवाहा साहब का
टीएसपी का, राजभर साहब का और तमाम दीगर पार्टीज का शुक्रगुजार हूँ कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जमा हुए और हमारे कन्वीनर साहब देवेंद्र प्रसाद यादव साहब हैं, हम लोग पूरा मिलकर कोशिश करेंगे कामयाबी हासिल हो। और हमको यकीन है कि इस बार जो बिहार की जनता में एक घुटन महसूस हो रही है कि प्लेटफॉर्म आज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और हमको यकीन है कि इससे बहुत बड़ा फायदा बिहार की जनता का ही होने जा रहा है। अभी 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 हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आराम से है। मैं फिर से शुक्रिया करना चाहता हूं ओवैसी साहब, देवेंद्र यादव जी, रामजी सिंह गौतम जी, चौहान साहब, पांडे जी, जो विभिन्न पार्टी के लीडर्स यहाँ उपस्थित हैं, सब लोगों ने मिलकर इस फ्रंट के बारे में बताया। इस देश में एक ताकत बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम जितना बांटोगे उतना ही हम जुटेंगे, करीब होंगे। एक बड़ा संदेश इस फ्रंट का यह है, और खासकर अभी बिहार के चुनाव में जिस तरह से चल रहा है, दो फेल विद्यार्थी के बीच कंपटीशन, एक ने 17 नंबर लाए, दूसरे ने 19 नंबर। अब 19 नंबर वाला कह रहा है कि हम उनसे अच्छा है, या दोनों फेल हैं। बिहार की जनता ने इस कंपटीशन के लिए नीतीश जी आपके ऊपर दायित्व नहीं सौंपा था। बिहार के नौजवानों को रोजगार तब भी नहीं मिल रहा था, बिहार में गरीबी तब भी थी, बिहार में अशिक्षा तब भी थी, बिहार चारों तरफ से परेशान उस वक्त भी था, किसानों को उनका उचित हक तब भी नहीं मिल रहा था। नीतीश कुमार जी, आपने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहार को आगे बढ़ाएंगे, और आपने यह भी लगातार उस वक्त कहा था कि 15 साल उनको दिया, 5 साल हमको दीजिए। बिहार की जनता की कृपा हुई, उनको 15 साल तो मिला ही था, आपको भी 15 साल मिल गया। इन 15 वर्षों में बिहार और पीछे गया है। हम नहीं कहते, भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाला नीति आयोग और अन्य संगठनों ने बार बार इस बात को कहा है कि बिहार लगातार पीछे है और पीछे जा रहा है। यह गठबंधन बिहार के उन नौजवानों के प्रति समर्पित है जो नौजवान अपना पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में दर दर की ठोकर खाते रहते हैं। बिहार में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर हमारे यहाँ के नौजवान 5,000 6,000 की नौकरी खोजने के लिए बिहार से बाहर के प्रांतों में घूमते रहते हैं। वैसे नौजवानों को कैसे यहाँ रोजगार मिले, रोजी रोटी का इंतजाम उनके लिए हो, खासकर जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके लिए कोई इंतजाम यहाँ नहीं। उनके बच्चों का भी सपना है कि हमारा बच्चा भी आगे बढ़े, चाहे गरीब लोग हों अमीर लोग हों, सभी के बच्चे आगे बढ़े, उनका सपना होता है। और इस सपना को पूरा करने के लिए शिक्षा की बड़ी आवश्यकता होती है। एजुकेशन के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। इस राज्य में एजुकेशन की वह सीढ़ी जो सरकारी विद्यालयों महाविद्यालयों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती थी, नीतीश कुमार जी ने
उस सीढ़ी को तोड़ कर रख दिया है। अब गरीब घर के बच्चों के लिए कोई उपाय यहाँ शिक्षा के संदर्भ में नहीं है।